तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ाया था और साथ ही मैंने आपको लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई। फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की एक लिमिटेशन है कि ये इस तरह के समतापी वक्र हैं, वो दाब की कुछ सीमित परिसर में ही वैध होते हैं और उच्च दाबों पर ये विफल हो जाते हैं। इनके द्वारा हम जो बिहेवियर है, जो कर्वेचर आ जाता है हाई प्रेशर पर, उसको नहीं समझा सकते। इस कमी को दूर करने के लिए फिर लैंगमुर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सामने आया। फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इसको दूर करने के लिए एक अणुकरण सिद्धांत पर आधारित लैंगमुर ने अपना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म प्रस्तुत किया, जिसके अभिप्रेत मैंने आपको कल बताई थी। ऊपर में शॉर्ट पहला तो यह है कि जब ठोस पर गैस का अधिशोषण होता है तो अधिशोषक पर अधिशोषित की पर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। सबसे पहला क्या है कि जब कोई पदार्थ अधिशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्बेंट से उसकी केवल एक मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, मोटी लेयर होती है। दूसरा, जब एक आणविक परत से अधिशोषक पूरी तरह से ढक जाता है तो आगे एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तीसरा है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये डायनामिक प्रोसेस है। पहले कंडेंसेशन होता है, फिर वेपोराइजेशन होता है। कंडेंसेशन में जो आपका एब्जॉर्बेंट है, जो एब्जॉर्बेट के ऊपर बनाता है, लेयर बनाता है, और ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलाता है, उसको पूरा कवर कर लेता है। और जब पूरा कवर कर लेता है उसके बाद में, ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए जब पूरा कवर हो जाता है तो अब और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता और उस समय डिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन की लेयर शुरू में ज़्यादा होती है स्पीड, क्योंकि सरफेस खाली होती है। जब सरफेस पूरी लेयर से भर जाती है तो डिसॉर्प्शन या वेपोराइजेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और इस पूरे प्रक्रम में गैस एक आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करती है और ऊर्जा की दृष्टि से पूरी सतह एक समान होती है। अब आज हम पढ़ेंगे लैंगमुर्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के मैथमेटिकल डेरिवेशन और एक्सप्रेशन के बारे में। तो जैसा कि हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम पर वो करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर ए एक गैस है, ए प्लस एस विद क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट के ए, ये कॉम्प्लेक्स बनाती है ए एस। ए क्या है? गैस है, एस है सतह, कैटलिस्ट की सरफेस समझ लीजिए। तो ए और एस मिलकर के एक सतह पर रेट कांस्टेंट के ए एब्जॉर्प्शन, के ए मीन्स एब्जॉर्प्शन से एक इंटरमीडिएट बनाते हैं ए एस। ये ए एस जब पूरी सतह कवर हो जाती है तो इसकी रेट ऑफ क्या होता है? डिसोसिएशन या डिसॉर्प्शन होता है। तो के डी से ए एस वापस ए में और एस में बदलता रहता है, ठीक है। गैस के अणु ए हैं, एस ठोस की सतह है, के और के डी क्रमशः अधिशोषण और विशोषण के वेग स्थिरांक हैं। माना कि किसी क्षण पर अधिशोषित अणुओं द्वारा ढकी गई सतह की क्षेत्र का प्रभाग ए है, तो अधिशोषित होने के लिए उपलब्ध भाग 1 माइनस थीटा होगा। आप एक बॉल की तरह समझिए, एक बॉल है, उसके संपर्क में जो कैटलिस्ट का आपका जो कैटलिस्ट लिया है उसका एक पार्टिकल जो है बॉल की शेप में राउंड है। तो क्या होगा कि इनिशियली जो अगर उसका सरफेस एरिया थीटा है मान लो, तो अधिशोषित अणुओं द्वारा ढकी हुई सतह, जिस सतह पर अणु जो जाकर के एड्जॉर्ब हो गए हैं, वो अगर थीटा है, तो बाकी बचा हुआ सरफेस जिस पर कि और एड्जॉर्प्शन हो सकता है वो 1 माइनस थीटा होगा। तो अतः सतह के अणुओं की विशोषण की दर किसके प्रोपोर्शनल होगी? जिस दर से जहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ वहीं से तो डिसॉर्ब होगा, तो सतहों के विशोषण की दर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। और इसको हम लिख सकते हैं के डी इंटू थीटा, और यह है इक्वेशन 2.37, ठीक है। उसके बाद आता है अणुओं के अधिशोषण की दर। खुली हुई सरफेस 1 माइनस थीटा पर सतह पर अणुओं के टकराने की दर और गैस के दाब पर निर्भर होकर समानुपाती होती है। क्या मतलब समझ में आया? कि जो बॉल टाइप पार्टिकल है उस पर, जिस पर ऑलरेडी अणु आकर के, जो मॉलिक्यूल्स आकर के जो उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए, वो सरफेस थीटा है, तो बाकी बची हुई सरफेस 1 माइनस थीटा है। तो थीटा पर एब्जॉर्प्शन हो गया तो डिसॉर्प्शन भी वहीं से हो सकता है, नहीं तो है ही नहीं कहीं पर। और 1 माइनस थीटा क्या है? 1 माइनस थीटा वो सरफेस है जो कि ओपन है,
तो अब जो एड्जॉर्प्शन होगा वो 1 माइनस थीटा पर होगा, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा और प्रेशर पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसलिए सतह के अणुओं की अधिशोषण की दर जो है वो 1 माइनस थीटा और प्रेशर पर डिपेंड करती है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा पी। और इसको इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी। यह है इक्वेशन नंबर 2.38। साम्यावस्था जब स्थापित होगी तो 2.37 और 2.38 बराबर होंगे, अर्थात एड्जॉर्प्शन की और डिजॉर्प्शन की रेट समान होगी। तो हम इनको बराबर करके लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं के डी थीटा इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा इंटू पी। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा पी। राइट हैंड साइड से 1 माइनस थीटा पी को ला करके लेफ्ट हैंड साइड के नीचे रख दीजिए और थीटा के साथ में जो के डी है उसको उठा करके कांस्टेंट के ए के नीचे रख दीजिए। तो हमारी इक्वेशन आ गई थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल टू के ए अपॉन के डी। इस के ए अपॉन के डी को एक नए कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अधिशोषण गुणांक या एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट कहलाता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बोलती है कि थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के। कहाँ है के इन दोनों के बराबर है, तो थीटा माइनस 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के इंटू पी। किसके बराबर आ गई, के इंटू पी। अब इस इक्वेशन 2.40 को लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ये जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है 2.40, इसको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं और निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आप ये आएगा। सॉल्व करने के लिए हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब देखिए कि इसको एक स्थिति पर विचार करते हैं जब गैस का दाब अत्यंत कम होता है। इस स्थिति में जब गैस का दाब बहुत कम होगा तो केपी जो है वो क्या होगा, उससे बहुत कम होगा। दाब कम होगा तो 1 से, अतः समीकरण में 1 प्लस केपी के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो हमारा थीटा हो गया बराबर केपी और थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज कर दो। थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इसके बराबर हो गया थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। इस प्रकार कम दाबों पर अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। अतः इस स्थिति में गतिकी यह प्रथम कोटि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।